सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज सेट नंबर 61 पर बात कर लेते हैं हम लोग। हमारी जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें 60 प्रैक्टिस सेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। काफ़ी आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। एंशियंट हिस्ट्री से लेकर के मेडिवल और अब मॉडर्न हिस्ट्री तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो सेट नंबर 60 में हमने बात की थी स्वदेशी आंदोलन की, और स्वदेशी आंदोलन के समय ही हमने बंगाल विभाजन पर भी बात की थी। आज के क्वेश्चन उसी का बचा हुआ पार्ट है। 18 क्वेश्चन है आज, और आज के क्वेश्चन में हम स्वदेशी और बहिष्कार को लेकर के जो प्रश्न हैं उनके बारे में बात करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। और यहीं से हम देखेंगे कैसे कांग्रेस में सूरत विभाजन का आधार तैयार हुआ, आगे चल करके कैसे भारत में एक प्रकार से मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद सांप्रदायिक तनाव की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद फिर लखनऊ समझौते से लेकर के जितने भी हमारे आधुनिक भारत के जो आरंभिक जो चरण है राष्ट्रीय आंदोलन के, उसके तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरा सेशन ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा वरदान साबित होने वाला है। जो बच्चे आगे कमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आगे जो एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी कंपटीशन में है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सामान्य अध्ययन में भी उतना ही महत्व रखता है। तो जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए तो है ही, इसके अलावा आप अगर किसी कंपटीशन में जीएस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इतिहास से आने वाले प्रश्नों को ऐसे प्रश्न मानिए जो कि आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो बात कर लेते हैं आज हमारे पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, और पीछे आपने इसके पहले वाले सेट को अगर देखा होगा तो उसकी व्याख्या से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ आपके लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं, जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, वो प्लीज पीछे जाकर के जो बाकी के प्रैक्टिस सेट है उनको जरूर पढ़ लें। बार बार आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये हर वीडियो में ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक चैन है, पूरी सीरीज है, क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। सिस्टमेटिकली यहाँ चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक जो प्रैक्टिस सेट है ये कराए जा रहे हैं, तो हर एक प्रैक्टिस सेट एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वदेशी के बारे में शुरुआती चीजें आप पिछले प्रैक्टिस सेट में जान चुके हैं। यहां पर इस स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। सबसे पहले यहां देखेंगे कथन क्या है, फिर बताना है इनमें से क्या सही है। कूट के आधार पर उत्तर का चुनाव करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा पॉइंट यहां पर क्या है? फर्स्ट पॉइंट है स्वदेशी आंदोलन ने, यानी कि इसने देशी शिल्पकारों के कौशल मतलब स्किल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। ठीक है, पहला यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है कि जो स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक मुद्दे को आधार बना करके बंगाल का विभाजन कर दिया, जबकि वास्तविक कारण था भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को बांटना, बंगाल में जो राष्ट्रीय चेतना का उदय हो रहा था उसको तोड़ना। इस उद्देश्य से जब बंगाल का विभाजन किया तो बंगाल में एक प्रकार से राष्ट्रीय चेतना के लिए उत्प्रेरक का काम किया इस घटना ने, और उसके वजह से फिर स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया। तो उसी का क्या प्रभाव पड़ा, वहां से यह प्रश्न पूछा गया है। इस स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और घरेलू वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह धरना प्रदर्शन किए गए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वदेशी आंदोलन भारत का ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने पहली बार बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की थी। ठीक है, तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि इस आंदोलन के संदर्भ में जो पहला कथन है कि इसने देशी शिल्पकारों का मतलब क्या है? जो हमारे घरेलू यानी कि जो डोमेस्टिक लेवल पर जो छोटे मोटे कारीगर थे, जो अपने हाथों से सामान बनाया करते थे, जिनको हम लघु कुटीर उद्योगों के नाम से जानते हैं, उनका विकास हुआ, पुनर्जीवित हुए, उनको पुनर्जीवन मिला। ये पॉइंट यहां पर दिया गया है। दूसरा है स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव मतलब पार्ट, एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, हमें बताना है कि इन दोनों पॉइंट में कौन कौन से सही हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो दोनों को आप देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर हम जो देख रहे हैं कि ये वाले कथन की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जब विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों की को जला करके, विदेशी वस्तुओं को ना अपना करके, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करके स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, तो जाहिर सी बात है कि घरेलू वस्तुओं की डिमांड बढ़ी, और इन घरेलू वस्तुओं की डिमांड को पूरा करने के लिए जो छोटे छोटे शिल्पकार थे, जो घरेलू शिल्पकार थे,
जो अपने छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से वस्तुएं बनाया करते थे, इनको पुनर्जीवन मिला। जब ब्रिटिश सरकार जैसे जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो औद्योगिक क्रांति के उपरांत ब्रिटेन में मशीनों और कारखानों में बनी हुई वस्तुओं को भारत में लाया जाता था, जो कि सस्ती होती थी और देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव होती थी। तो उनकी वजह से भारत के जो घरेलू उद्योग थे, जो हथकरघा उद्योग था या जो ऐसी चीजें जो कुटीर उद्योग घरों में लोग सामान बनाते हैं, वो वस्तुएं उतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं होती कि वे ब्रिटेन से बनी हुई वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाए। लेकिन जब इस स्वदेशी आंदोलन के द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, तो ऐसे में घरेलू वस्तुओं के लिए जब डिमांड उत्पन्न हुई, तो फिर से जो हमारे कुटीर उद्योग बंद हो गए थे ब्रिटेन की वस्तुओं के कारण, ब्रिटेन से आयातित वस्तुओं के कारण, भारत के जो घरेलू और छोटे उद्योग, जो कुटीर उद्योग बंद हो गए थे, उन्हें फिर से पुनर्जीवन मिला, क्योंकि घरेलू वस्त्रों की डिमांड बढ़ी, घरेलू वस्त्रों की डिमांड बढ़ी, तो इस आधार पर इन्हें पुनर्जीवन मिला। बिल्कुल सही है ये पहला कथन। दूसरा कथन, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, यह भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें ना केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, बल्कि इसमें विदेशी शिक्षा का भी बहिष्कार किया गया था। बहुत सारे जो सरकारी टीचर थे, जो प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने, और जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, उन्होंने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया, वहां से इस्तीफा दे दिया और घरेलू शिक्षा नीति को बढ़ावा देने के लिए फिर इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की तारीख यहां पर है 15 अगस्त 1906। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 15 अगस्त 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, और इस राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का कार्य था भारत में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करना। यानी कि इसके गठन के बाद यह कहा गया कि भारत की शिक्षा प्रणाली को अब भारत की राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, ना कि अंग्रेजों के द्वारा, जो कि पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा भारत के लोगों का जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उसको समाप्त करने के लिए ऐसा किया गया। तो ये दोनों ही कार्य हुए स्वदेशी आंदोलन के दौरान, इसलिए हमारा आंसर सी सही होगा। ये व्याख्या इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इसका व्यापक अर्थ आप जानेंगे तो व्याख्या आपको याद आ जाएगी। अगर केवल ऑप्शन बता करके आगे बढ़ा जाए तो ये व्याख्या नहीं हुई, कोई मतलब नहीं ऐसी प्रैक्टिस करने का, है ना। कई बार आप इसके आंसर को रट के आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपका गलत हो जाता है, क्योंकि इन्हीं कथनों को बदल बदल करके बार बार नए नए प्रश्न बनेंगे, तो क्यों नहीं एक ही बार इनकी पूरी व्याख्या को समझ करके आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया? इनमें से आपको बताना है कि वो कौन है जिन्होंने, जब 1905 का बंगाल विभाजन हुआ, उसके विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि धारण की। और इतना ही नहीं कि जो काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में उनका जो पद था, उनको जो पद ऑफर किया गया था, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। इनका नाम आपको बताना है। ए मोतीलाल नेहरू, बी एम जी रानाडे, सी जी के गोखले और डी बी जी तिलक। तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने ये जो है महागोविंद रानाडे, एमजी रानाडे के कौन थे? एमजी रानाडे के शिष्य थे। ठीक है, एमजी रानाडे के शिष्य थे गोखले, और गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी। पीछे हम बता चुके हैं, महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना है, और गोखले के गुरु थे रानाडे। ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, रानाडे गोखले के गुरु थे और गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और इन्हीं गोखले ने जो है, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, तो इस बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि धारण कर दी, उपाधि वापस कर दी। हालांकि ये उपाधि काफी बाद में इन्होंने वापस की है। इसके अलावा जो ये पद इनको ऑफर दिया गया था, इस पद का भी उन्होंने बहिष्कार किया, स्वीकार करने से मना कर दिया। और इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया, कई बार पूछा गया है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के मामले में इंडिया सोसाइटी, पूरा नाम है इसका इंडिया सोसाइटी, इसका गठन इन्होंने किया था।
तो इसका सही आंसर हो गया आपका जीके गोखले या गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? ध्यान दीजिएगा, इसी स्वराज के साथ साथ बहिष्कार शब्द का भी इस कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार प्रयोग किया गया था। तो स्वराज और बहिष्कार, इन दो शब्दों का पहली बार प्रयोग किया गया किस अधिवेशन में, ये आपको बताना है। और ये प्रश्न इतने बार पूछा जा चुका है कि आपको इसको भूलना नहीं है किसी भी कीमत पर। ए, बनारस अधिवेशन 1906, बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी, सूरत अधिवेशन 1906 और डी, इनमें से कोई नहीं। देखो तारीखें सेम है, बस नाम बदल दिए हैं। यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन में हमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में, तो पहले स्थान कहां पर हुआ है, फिर उसकी तारीख कब हुआ है, फिर उसके अध्यक्ष किसने उसकी अध्यक्षता की, और इसके अलावा उस अधिवेशन में जो प्रमुख मुद्दे जिन पर चर्चा हुई या कानून बनाया गया, यहां से कांग्रेस अधिवेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ट्रेंड आपको पता चलता है जब आप प्रैक्टिस करते हो कि वास्तव में प्रश्न कहां से आते हैं। तो कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें स्वराज और बहिष्कार शब्द का इस्तेमाल किया गया या ये विचार व्यक्त किए गए, वास्तव में वो 1906 का ही है, लेकिन स्थान था कलकत्ता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस पहली बार कांग्रेस ने स्वराज और बहिष्कार शब्द का इस्तेमाल किया था। और ध्यान दीजिएगा, ये स्वराज शब्द अपने आप में काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि और हाँ, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी और यहीं पर दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता के रूप में यहां पर स्वराज की बात कही। और स्वराज में इन्होंने कहा कि अब स्वराज से नीचे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अब स्वराज चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है वो 1929 के अधिवेशन में रखा गया था कांग्रेस के। यहां पूर्ण स्वराज की बात नहीं हो रही, पहली बार स्वराज शब्द के इस्तेमाल की बात हो रही है। और अगर हम बात करें कि स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल किसने और कब किया था, तो वो नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। वही स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन एक आंदोलन के रूप में, एक राजनीतिक संदर्भ में इसका जो प्रयोग है वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में यहां पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ स्वराज के अलावा इसी सम्मेलन में यह कहा कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार भी किया जाएगा, क्योंकि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उस बंगाल विभाजन के बाद जो आक्रोश था लोगों में, उस आक्रोश को ध्यान में रख करके कांग्रेस ने उसको नेतृत्व प्रदान करने का काम किया था। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब इसको सिस्टमैटिक सिटी से आप लगाइए, क्रमानुसार लगाइए। और यहां क्रमानुसार का मतलब है इनमें सबसे पहले होने वाली घटना को सबसे पहले, उसके बाद क्रमशः आगे हम देखेंगे। तो कूट के आधार पर हमें उत्तर का चुनाव करना है। पहला है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा लखनऊ समझौता, तीसरा मार्ले मिंटो सुधार और चौथा मुस्लिम लीग की स्थापना। देखो अब इनकी तारीखें, ये इतने फेमस मूवमेंट है कि आपको इनकी डेट तो याद होनी चाहिए। तो स्वदेशी आंदोलन तो हम पिछले 2 सेशन से पढ़ते आ रहे हैं, 1905 में हुआ है। फिर उसके प्रतिक्रिया स्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, फिर उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ है और सबसे अंत में 1916 में लखनऊ समझौता हुआ है, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। ठीक है, अब हम इस आधार पर कूट देखने का प्रयास करेंगे कहां मिल रहा है। इस आधार पर हम देख रहे हैं कि घटनाओं का क्रम कैसे हो रहा है। घटनाओं का क्रम हो रहा है यहां पर 1 4 3 2। तो चलिए देखते हैं, कहीं है 1 4 3 2 नहीं है। एक्चुअली इस कूट में ना जो उत्तर थे ये यहां पर कूट गलत थे, इसीलिए इसके आंसर को स्टार करके दिखा दिया गया। तो हम यहां एक और कूट बना लेते हैं। जैसे यहां पर हम, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आपका हो गया 1 हो गया, उसके बाद कौन सा है 4 हो गया, 1 4, उसके बाद हो गया 3 और उसके बाद हो गया क्या 2।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो हमने यहां पर एक और आंसर बना के तैयार, ऑप्शन बना के तैयार कर दिया, ऑप्शन ई। ठीक है, तो ए बी सी डी ई में कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ई ऑप्शन सही है, क्योंकि इन घटनाओं का जो सही क्रम है वो 1 4 3 2 है। घटनाओं की तारीखों के आधार पर ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। मैंने बार बार कहा, इन घटनाओं को याद करिए। ये तारीखें किसी को याद नहीं रह सकती, घटनाएं याद रहती हैं, क्योंकि एक घटना किसी अन्य घटना की प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी कि हमारे दिमाग में एक माइंड सेट हो जाना चाहिए कि ये जो सामने हमारे लिखा हुआ है, इनमें पहले कौन सी घटना घटी होगी, फिर उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरी घटना घटी होगी। इस प्रकार से घटनाओं का क्रम आप निर्धारित करें, तारीखों का क्रम अपने आप निर्धारित हो जाएगा। कई बार कई सेशन में मैंने आपको यह बताया है कि इतिहास को रट्टा मार करके पढ़ना अब छोड़ दीजिए। जो बच्चे लगातार कितने वर्षों से प्रयास कर रहे हैं फिर भी उनका नहीं हो पा रहा है परीक्षा में, उसका कारण यही है कि आप पुराने पैटर्न पर पढ़ाई करते हैं, रट्टे मार। आपको किसी ने बता दिया कि घोल के पी जाओ, बिल्कुल घोल के पी जाने की जरूरत नहीं है। आप इसको माइंड में सेट करिए। जैसे आप कोई सामान अगर एक साथ ले जाके ठूस देते हैं किसी अलमारी में और फिर आपको कहीं जाना होता है तो काम की चीज मिलती नहीं, लेकिन आपको करना क्या है, आपको हर एक चीज को सिस्टमैटिक से उसमें रखना है, ताकि देखते ही आपको समझ में आ जाए कि कौन सा सामान निकालना है। जैसे कंप्यूटर की फाइल में एक एक चीज को हम सेट करते हैं, ऐसे ही अपने दिमाग में हम इन घटनाओं को सेट कर लेते हैं और हमें पता रहता है कि पहले कौन सी घटना, फिर उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप फिर कौन सी घटना, फिर उसका परिणाम में कौन सी घटना। बहुत आसानी से और बेहद सरलता से, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती इसके लिए, बहुत आसानी से आप उन घटनाओं को आपस में जोड़ सकते हैं। ऐसे ही इन घटनाओं को जोड़ करके ये क्रम हमने निकाला है। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे तो इतिहास तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप साइंस पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक रट्टा मार सब्जेक्ट जो कि आपको बताया गया था, वो तरीका सही नहीं है रट्टे मारने का। ठीक है, और ये एक इंफॉर्मेशन यहां दी गई आपके लिए, टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये जो बैच हमारे चल रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बैच मोड पर, ये रेगुलर बैच है। और रेगुलर बैच का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल आरंभिक से लेके आगे तक बहुत विस्तार से डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाता है। इसे हम इतिहास का फाउंडेशन बैच भी कह सकते हैं। वे बच्चे जिनका इतिहास कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उन सभी को लेकर के, और चाहे वो किसी भी लेवल पर इतिहास से एग्जाम देने वाले हो, पॉलिटिकल साइंस से एग्जाम देने वाले हो, पीएसआईआर जिसको बोलते हैं, उन सबको ध्यान में रख करके ये बैच चलता है। इसकी जो टाइमिंग है, पॉलिटिकल साइंस सुबह 7:30 से 9 बजे तक, और उसके बाद इसको पॉलिटिकल साइंस या हम पीएसआईआर कह सकते हैं, क्योंकि नेट जेआरएफ में पीएसआईआर के रूप में ये आता है। और हिस्ट्री का जो टाइम है वो 9 बजे से 10:30 बजे के लिए टाइम है। ये बैच ऑलरेडी चल रहे हैं। ये बैच आपको वीडियो और ऑडियो दोनों ही मोड पर, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर मिल जाएंगे। इनकी रिकॉर्डिंग यानी कि ई नोट्स और क्लास पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। इसमें टेस्ट और क्विज और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। तो आप इनके लिए अगर इंटरेस्टेड है तो जल्दी ही हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लें और सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर वैसे अलग से आपको मिल जाएगा, मैं यहां मेंशन कर दे रही हूं, 9452141680। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर डायरेक्ट चलती है, यानी कि हम जो क्लास में पढ़ाते हैं उसको सीधे लाइव किया जाता है। तो जो बच्चे दूर दराज के इलाकों में हैं, जो ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, आने वाली जो आपके एग्जाम है या नेट जेआरएफ जो लोग दिसंबर में ज्वाइन करने वाले हैं, दिसंबर में जो लोग नेट जेआरएफ देने वाले हैं, उनके लिए परफेक्ट है ये बैच, अगर ये सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं। इसके अलावा कमिंग टीजीटी पीजीटी वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, सभी के लिए कॉमन टॉपिक एक साथ पढ़ाए जाएंगे और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उनके लिए अलग से क्लासेस ली जाएंगी। तो देर नहीं करना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्लास आपके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? देखो ये सूरत अधिवेशन बेहद महत्वपूर्ण है। जो अति महत्वपूर्ण अधिवेशन है कांग्रेस के, उनके बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूरत अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ अध्यक्ष पर चर्चा हो रही है कि इसका अध्यक्ष कौन था। ए आर वी घोष, बी बी जी तिलक, सी एनी बेसेंट और डी जी के गोखले। तो आपको बताना है कि ये सूरत अधिवेशन जो है, नाम से इतना तो पता चल रहा है सूरत में हुआ था,
तारीख भी दी गई है, 1907 में हुआ था। लेकिन आपको यह बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था। तो इसमें सही आंसर होगा आर.बी. घोष। ठीक है, आर.बी. घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यह अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था जानिए। आपको स्थान का पता चल गया, आपको तारीख का पता चल गया, आपको अध्यक्ष का पता चल गया। अब इसका महत्व समझिए। महत्व क्या था? इसका महत्व यह था कि इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस में विभाजन हुआ। वैचारिक मतभेद के आधार पर कांग्रेस में विभाजन हुआ 1907 में। और इस वैचारिक विभाजन के कारण नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस में दो पक्ष दिखाई दिए। नरम दल जो है, इन्हें हम क्या कहते थे? इन्हें हम कहते थे उदारवादी। ठीक है, ये उदारवादी थे। और इन्हीं को हम कहते हैं अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी। ठीक है। और जो दूसरा है गरम दल, इस गरम दल का जो विचार था वो कैसा था? ये उदारवादी नहीं थे, बल्कि ये एक प्रकार से उग्रपंथी थे। उग्रपंथी शब्द एक्चुअली मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है यहां पर, क्योंकि उग्रपंथी का आज के हिसाब से परिभाषा कुछ और निकाली जाती है। तो उग्रपंथी का मतलब होता है यहां पर कि ये परिवर्तन चाहते थे, सिस्टम को बदलना चाहते थे। ठीक है। और इसके लिए अंग्रेजों पर ये क्या करते थे ना, अनुनय विनय की नीति। यहां पर है ये अनुनय विनय की नीति, यानी कि ये अंग्रेजों से परिवर्तन, अंग्रेजों से अपनी नीतियां बताने के लिए अनुनय विनय करते थे। जबकि इनकी नीतियां कैसी थी? आक्रामक। ये एक साथ उन पर प्रहार, क्योंकि ये कहते थे कि हमारा अधिकार है, ये अपने अधिकार, ये मानते थे कि भारत का जो शासन है वो भारत का अधिकार है। जबकि ये मानते थे कि हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रह करके ही यहां पर ब्रिटेन के अधीन संवैधानिक सुधारों के माध्यम से हम सिस्टम का पार्ट बने रहेंगे। तो इसलिए इनके विचारों में परिवर्तन था और ये खुल करके सामने आया 1907 के अधिवेशन में, जो कि सूरत में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आर.बी. घोष ने। इस अधिवेशन में जो नरम पंथी थे, इनका पलड़ा मजबूत रहा और यहां पर गरम पंथियों को कांग्रेस से बहिष्कृत कर दिया गया, इनके विचारों को अस्वीकार कर दिया गया। तो यहीं पर गरम दल जो है वो कांग्रेस से अलग हो गया और उसने अपनी एक अलग विचारधारा, हालांकि बाद में फिर से इनमें एकता हुई, फिर से ये शामिल हुए, लेकिन पहली बार विचारों के आधार पर यहां कांग्रेस में मतभेद हुए गरम दल और नरम दल के रूप में। पिछले टॉपिक्स में, पिछले सेशन में हम आपको बता चुके हैं कौन कौन से नेता गरम दल से संबंधित है, कौन कौन से नेता नरम दल से संबंधित है, ये बात हम बता चुके हैं। ठीक है। जैसे दादा भाई नौरोजी नरम दल के हैं, तो बीजी तिलक गरम दल के हैं, लाल बाल पाल गरम दल के लिए फेमस है। तो ये बातें हम लोग पीछे कर चुके हैं। फिलहाल इसका आंसर है आर.बी. घोष। ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। 20वीं सदी के आरंभिक, देखो ये जो प्रश्न शुरू होना है 20वीं सदी, पहले तो यहीं पर गलती मत करना। कई बच्चों को हमने देखा है वो यही नहीं समझ पाते कि 20वीं सदी क्या है, 18वीं सदी क्या है, 19वीं सदी क्या है। तो 20वीं सदी कहां से कहां तक है? 1901 से लेकर के 1999 तक के 100 वर्ष को हम क्या कहेंगे? 20वीं सदी। ठीक है। और उसके बाद वर्ष 2000 आ जाएगा, फिर उसके वहां से क्या शुरू हो जाएगा? जैसे 2001 से, है ना, ऐसे शुरू करते हैं 2001, 2002, तो ये 21वीं सदी है। इस समय हम कहां पर हैं? 21वीं सदी में। और 21वीं सदी में कितने वर्ष हो चुके हैं? 25वां वर्ष चल रहा है, तो 2025 चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये 21वीं सदी है। 20वीं सदी का अंत कब हो गया था? 31 दिसंबर 1999 को 20वीं सदी समाप्त होकर के 21वीं सदी शुरू हो चुकी थी। अब आप समय पहचान लोगे तो घटना को भी समझ पाओगे। तो 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों, अब 20वीं सदी का आरंभिक वर्ष कहां से कहां तक माना जाएगा? 1900 से लेकर के 1950। ठीक है। इसे 20वीं सदी का आरंभिक मतलब ठीक आधा। अब यहां पर कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया, तो 20वीं सदी के आरंभिक वर्ष कहां से हुए? जहां से कांग्रेस का आरंभिक वर्ष तो प्रथम दशक ही होगा ना। तो प्रथम दशक क्या था? 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ये उसकी बात कर रहे हैं। देखो कितना डेप्थ में तारीखों में ही आपको उलझा दिया। कह रहे हैं कि 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया आरंभ हुई। ये वही बात है जो पीछे हम कर चुके हैं, 1907 की बात कर रहे हैं ये।
ये 1907 की बात कर रहे हैं, जिसमें वैचारिक मतभेद के आधार पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। लेकिन इस प्रकार से आपको उलझा दिया है। जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ज्यादा अभ्यास नहीं किया है वो उलझ के रह जाएंगे तारीख में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पूछ रहे हैं कि ये जो विभाजन है आरंभिक, इसका कारण क्या था? ए, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, बी, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, सी, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, और डी, उपरोक्त सभी। अब ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि कांग्रेस में आरंभ में किस बात को लेकर के मतभेद था, क्योंकि कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में भारत की राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। तो मतभेद क्यों था इसमें, इस मतभेद से लेकर के ये प्रश्न पूछा है। तो देखो, इसमें अगर उपरोक्त सभी का ऑप्शन है तो निश्चित तौर पर ये सभी कारण थे मतभेद के। जैसे आंदोलन की रणनीति है ना, रणनीति में मतभेद था। गर्मपंथी चाहते थे आक्रामक नीतियों के द्वारा हम प्रहार करें, परिवर्तन की मांग करें। नरमपंथी चाहते थे नहीं, हम अंग्रेजों के सामने अपने प्रस्ताव रखें, उन प्रस्ताव पर चर्चा हो लोकतांत्रिक तरीके से। तो रणनीति में अंतर था। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर अंतर था। जैसे गर्मपंथी चाहते थे हमें पूर्ण स्वराज चाहिए या स्वराज चाहिए, परिवर्तन चाहिए। नरमपंथी चाहते थे नहीं, हम ब्रिटिश सरकार के अधीन रह करके ही यहां पर काम करेंगे, है ना, डोमिनियन स्टेट से ही खुश हो जाते थे वो। हालांकि बाद में फिर 1929 में तो पूरी कांग्रेस ने ही स्वराज की, पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी थी, लेकिन आरंभिक में तो था नहीं ये मतभेद। इसके अलावा कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, है ना, जैसे शुरुआत में हमने देखा है कि आरंभिक वर्षों में, खासतौर से जब से कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 से लेकर के 1905 या 1907 तक, तो इसमें नरमपंथियों का बोलबाला था। और इस समय कांग्रेस में जो बुद्धिजीवी वर्ग था, पढ़ा लिखा वर्ग था, वही शामिल होता था। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है वो तो उसमें शामिल होता ही नहीं था। तो सामान्य व्यक्ति जब तक उस कांग्रेस का भागीदार नहीं बनेगा, तब तक कांग्रेस राष्ट्रीय चेतना के रूप में, राष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेगी भारतीय जनता को? तो इसको को लेकर के भी यहां पर मतभेद। तो ये लगभग सभी कारण थे मतभेद के आरंभिक वर्षों में। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? देखो, पीछे पूछा गया है कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, और यहां पूछा गया है कि यह विभाजन हुआ क्यों। तो आप अगर उसको समझ गए होंगे तो आप देख ही रहे होंगे, इसका आंसर आपको मिल जाना चाहिए। ए, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना। बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सी, मुस्लिम लीग की स्थापना, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना इस सूरत अधिवेशन से 1 वर्ष पहले हो चुकी थी 1906 में। और डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। अब ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि वैसे तो बहुत सारे मतभेद थे, लेकिन 1907 में ये जो विभाजन राष्ट्रीय स्तर पर जो मंच पर आके दिखाई दिया, जिसे सभी ने देखा, उसका कारण क्या था? क्योंकि स्पष्ट मतभेद हो गए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में। उसका कारण फिलहाल आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, इसकी जो असली कारण है जिसकी वजह से ये अधिवेशन में विभाजन हुआ, वो था ये बी, अंग्रेजी सरकार के साथ जो नरमपंथियों की वार्ता करने की जो रणनीति थी, उस पर चरमपंथी मतलब गरम दल, उनको विश्वास नहीं था। मतलब जो गरम दल था उसको इन नरमपंथियों की इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अंग्रेज इनकी बात को सुनेंगे और परिवर्तन करेंगे, इसलिए ये नरमपंथियों की बात से असहमत थे। और ये तत्कालीन कारण था इसके विभाजन का, कांग्रेस के विभाजन का। ठीक है, तो ये वास्तविकता, विचारों में परिवर्तन या विचारों में अंतर भी इसी कारण के साथ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता कैसे थे या थे, कहां से थे? अधिकतर नरमपंथी नेता कहां से थे, या कौन थे, या कैसे थे, कुछ भी समझो, सीधा सीधा प्रश्न है। ए, शहरी क्षेत्रों से थे। बी, यहां ऑप्शन रिपीट कर दिया है, इसको करेक्ट करने की जरूरत है। तो अधिकतर थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, है ना। तो यहां पर शहरी हो जाएगा और यहां पर ग्रामीण कर दो आप। ठीक है, यहां पर ऑप्शन ए बी में थोड़ा सा मैं इसको सही कर देती हूं। पहला क्योंकि इसके हिसाब से अगर हम करेंगे ना तो ही इसको कर पाएंगे। रुक जाइए, अभी मैं इसको सही करती हूँ। देखो, ये यहां पर कर दो ग्रामीण, ठीक है, यहां पर ग्रामीण कर दो, ग्रामीण क्षेत्रों से, और यहां कर दो शहरी क्षेत्रों से। ठीक है, तो पहला है शहरी क्षेत्रों से थे, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों से थे, तीसरा है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से थे,
और चौथा है पंजाब से थे। ये किसके बारे में पूछ रहे हैं? जो अधिकतर नरमपंथी, यानी कि जो नरमपंथी नेता थे। पीछे हमने इसके बारे में क्लू दे दिया है आपको, अगर आप समझ पाए हो तो अभी आप आंसर इसका बता देंगे कि जो नरमपंथी या उदारवादी नेता थे, ये कहां से थे, किस क्षेत्र से थे? शहरी क्षेत्र से थे, ग्रामीण क्षेत्र से थे, ग्रामीण या शहरी दोनों क्षेत्रों से थे। इसके बारे में तो मैंने आपको बताया कि आरंभ में जब कांग्रेस पर गर्मपंथी आधारवादियों का एक प्रकार से प्रभाव था, जिनमें ज्यादातर शहरी बुद्धिजीवी थे निश्चित तौर पर, इसी वजह से आरंभिक चरण में कांग्रेस सामान्य जनता को प्रभावित नहीं कर पाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। अधिकतम नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे, और शहरी क्षेत्रों से भी कैसे थे? बुद्धिजीवी, यानी कि पढ़े लिखे। लेकिन समस्या तो सामान्य आदमी की थी ना, इसीलिए जो गर्मपंथी थे वे सामान्य जनता की दुर्दशा को देख करके इनके ऊपर यह आरोप लगाते थे कि इनकी अनुनय विनय की नीति से कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिलने वाली, सामान्य आदमी कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर पाएगा। यह मुद्दा था दोनों विचारधाराओं में अंतर आने का। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, और इसकी व्याख्या पीछे हो चुकी है। सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, और डी बाल गंगाधर तिलक। चलो फटाफट आंसर दो, सबको पता है, अभी अभी व्याख्या में बताया है, देर नहीं हुई है, और पीछे भी कई सेशन में इसकी बात हम कर चुके हैं। तो जल्दी से बता दीजिए किसने इनके बारे में बताया, किसने ये कहा कि ये जो स्वराज है इस शब्द का प्रयोग करने वाले और हिंदी को राष्ट्रभाषा, दोनों बातें एक साथ। तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया, और यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की मांग उठाई, और इसलिए और आर्य समाज के द्वारा 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में इन्होंने विशेष योगदान दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, ये भारत की संस्कृति को पुनर्जीवित, खासतौर से वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम इन्होंने किया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, और पीछे हम ये बातें आपको बता चुके हैं कि कांग्रेस ने कब पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और कब पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया, ये बातें हम पीछे आपसे बता चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दलीय नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ये भाई बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, कई बार मिस्टेक से हमने भी आपको इसके बारे में बताया, लेकिन खुद हमसे भी ह्यूमन एरर है ना, हो जाता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि बताना क्या है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो नरमपंथी नेता हैं इनके बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी कि इनमें 3 कथन हैं जो नरमपंथियों के बारे में सही है, पर एक कथन है जो सही नहीं है। ए, वे भारत से संपदा के अपवहन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते थे। बी, वे विदेशी माल के बहिष्कार की वकालत करते थे। सी, वे जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण जन के शोषण की समस्या की उपेक्षा करते थे। और डी, वे ब्रिटेन की साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था में भारत द्वारा निभाई जा रही जानदार भूमिका को समझते थे। ए, बड़े ही कंफ्यूजन वाले ऑप्शन है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ऐसे में आपको विषय की बहुत गहरी जानकारी अगर नहीं है तो आप निश्चित तौर पर इस प्रश्न को गलत कर देंगे। यहां पर पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अब वो भी किसके बारे में? नरमपंथियों के बारे में। तो नरमपंथियों के जो विचार थे उनके बारे में सही हमने आपको बताया था। अब कौन सा सही नहीं है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत करते थे, यह कथन सही नहीं है। यानी कि इन्होंने स्वदेशी का समर्थन तो किया लेकिन बहिष्कार नहीं किया, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन इन्होंने नहीं किया। जब 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया तो उसमें 2 शब्द एक साथ थे कि स्वदेशी यानी कि घरेलू वस्तुओं को अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो नरमपंथियों ने स्वदेशी को अपनाने की बात तो मानी, लेकिन विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। और यहां पर ये जो लिखा है ना कि ये विदेशी के माल के बहिष्कार की वकालत करते थे, वकालत का मतलब है समर्थन करते थे, ये वाली बात नरमपंथियों के बारे में सही नहीं है।
तो बहुत महत्वपूर्ण, सरल होने के बावजूद ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा गलत होते हैं हमारे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था, आपको बताना है। तो मतलब 3 ऐसे हैं जो नरम पंथ से हैं, एक ऐसा है जो गरम पंथ से है, उनको आपको ढूंढना है। ए अरविंद घोष, बी दादा भाई नौरोजी, सी जी के गोखले और डी एस एन बनर्जी। तो आपको बताना है इनमें से कौन है जो गरम दल से संबंधित थे। एक होगा वो नाम, बाकी तीनों क्या होंगे? बाकी तीनों नरम पंथ से होंगे। ठीक है, तो उनका सही नाम है अरविंद घोष। ठीक है, ये जो पहला नाम है अरविंद घोष, ये गरम दल से हैं, बाकी तीनों जो हैं ये नरम दल से हैं, नरम दल से हैं। दादा भाई नौरोजी नरम दल से थे, जबकि बीजी तिलक जो है वो गरम दल से थे। ठीक है, तो लाल पाल बाल के साथ एस एन बनर्जी के बारे में तो मैंने बताया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनको कहा जाता था सरेंडर नॉट बनर्जी। ये इतने नरमपंथी थे कि इनको सरेंडर नॉट बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, कमेंट आलोचना स्वरूप। ठीक है, आंसर मिल गया, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा, उग्रवादी मतलब गरमपंथी विचारधारा को निम्न में से कौन सा एक निरूपित करता है? मतलब इनमें से वो कौन सा विचार है जो कि गरमपंथी विचारधारा से मिलता है? ठीक है, ए आयातित वस्तुओं पर देशी वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, बी संवैधानिक साधनों या वैधानिक तरीकों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, सी देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, और डी सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना। आपको बताना है कि जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का आरंभिक दौर था, देखो स्वतंत्रता आंदोलन भी आगे क्रमबद्ध तरीके से उसका स्वरूप बदला है, यानी कि जो गरमपंथी थे उनकी विचारधारा समय के साथ बदली है। तो आपको आरंभिक बताना है, और भारतीय स्वतंत्रता के आरंभिक दौर कहां से शुरू होता है? भारतीय स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत ही वहीं से मानी जाती है जहां कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी कि 1885 से। तो 1885 से लेकर के आगे तक जो समय था, वहां पर जो एक प्रकार से गरमपंथी थे उनकी विचारधारा के बारे में आपको सही आंसर यहां पर बताना है कि उनकी विचारधारा इनमें से किसको निरूपित करती है या किसके साथ मैच करती है। तो इनमें अगर आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बी है, यानी कि ये जो परिवर्तनवादी या जो गरमपंथी थे ये वैधानिक तरीकों और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक तरीके से स्वशासन प्राप्त करने के समर्थन में थे, जबकि जो नरमपंथी थे वे इसके विरोध में थे। तो इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो जिसको आप मैच कर सकते हैं गरमपंथी विचारधारा के साथ, बाकी सब इससे कम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा कब समाप्त हो गई? ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो नरमपंथी थे जो कि ये मानते थे कि अनुनय विनय की नीति, अनुनय विनय यानी कि याचना के द्वारा, प्रस्तावों के द्वारा, समझौते के द्वारा ब्रिटिश सरकार से हम भारत में अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त कर लेंगे, ये जो सोच थी नरमपंथियों की, ये बाद में फाइनली समाप्त हो गई। उनका जो भ्रम था अंग्रेजों के बारे में वो टूट गया, और इसी भ्रम के साथ कांग्रेस का जो विभाजन था, वैचारिक विभाजन, वो भी समाप्त हो गया। तो आपको बताना है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा कैसे समाप्त हुई, किसने प्रयास किया, किसने नरमपंथियों को यह समझाने का प्रयास किया कि ब्रिटिश सरकार के सामने हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग लातों के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही ब्रिटिश सरकार थी, लातों के भूतों को जब बातों से आप समझाइएगा तो वो आपको कमजोर समझने लग जाते हैं। तो इसीलिए इनमें से किसने यह काम किया कि वो, और निश्चित तौर पर वह कैसा होगा, वह एक ऐसा विचारक होगा इनमें से जो स्वयं गरमपंथी विचारों का प्रेरक होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ए अरविंद घोष के नेतृत्व में, बी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, सी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, और डी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। यहां आपको बताना है कि किसके नेतृत्व में ऐसा हुआ था। तो जी हां, ये थे बाल गंगाधर तिलक।
एक नाम इसमें और था, एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों के प्रयासों से नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच में सुलह हुई और नरमपंथी ये मानने को तैयार हुए कि याचिका और प्रार्थना की नीति से कुछ नहीं होने वाला, आक्रामक नीतियों के द्वारा ही परिवर्तन। याद रखिएगा, जब अत्याचार की सीमा बढ़ जाती है तो आपको फिर आक्रामक रवैया अपनाना पड़ता है। राम जैसे धीर गंभीर पुरुष भी जब अपने धैर्य को छोड़ करके जब समुद्र के सामने याचना करते हैं, उसके बाद जब उनकी बात नहीं सुनता है, तब क्या कहते हैं भगवान कि जब आपने ये, मुझे ज्यादा इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन भगवान श्री राम यहां पर कहते हैं कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। जब राम जैसा धैर्यवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति अपना धैर्य खो सकता है, तो सामान्य व्यक्तियों की बात ही क्या। जब सामने से अत्याचारों की झड़ी लग जाती है, आपको कमजोर समझ करके सामने वाला निरंतर आपके अधिकारों का शोषण करता है, तो अपने अधिकारों के लिए बोलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां अगर आप चुप रहेंगे तो वो आपकी कायरता होगी। ऐसा ही ये काम यहां बाल गंगाधर तिलक ने किया, और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में नरमपंथी इस बात को समझने के लिए तैयार हुए। स्वयं गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी व्यक्ति भी कहते हैं कि हमने रोटी मांगी और हमें पत्थर मिले। गांधीवाद भी बदल गया समय के साथ। वह गांधी जो आरंभ में नरमपंथियों की बात का समर्थन करते थे, वह गांधी जो संवैधानिक और सत्याग्रह के द्वारा आजादी की बात करते थे, वही गांधी 1942 में कहते हैं करो या मरो, डू आर डाई। तो नीतियां समय के हिसाब से बदलती हैं। एक सामान्य पुरुष भी कितना आक्रामक हो जाता है जब उस पर निरंतर अत्याचार, क्योंकि कभी कभी आपकी अच्छाई को आपकी दुर्बलता समझने लगता है सामने वाला, तो जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति समाप्त हुई और आक्रामक तरीके से कांग्रेस ने परिवर्तन की मांग की। अगला प्रश्न है, वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। ठीक है, कितने वर्षों की जेल हुई? ए 5 वर्ष की, बी 6 वर्ष की, सी 7 वर्ष की और डी 8 वर्ष की। तो इन्हें 6 वर्षों की जेल हुई। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्षों की जेल दी गई अंग्रेजों द्वारा। क्यों ऐसा किया गया? क्या किया था इन्होंने? तो इन्होंने एक 1908 में केसरी में एक लेख प्रकाशित कर दिया था। आप जानते हैं केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि ये गरम दल से तो थे ही, अंग्रेजों के खिलाफ एक लेख जारी कर दिया। और अगर सच बोल दो तो सच तो कड़वा होता ही है ना, तो सच तो बर्दाश्त होता नहीं है। तो अंग्रेजों को ये सच उनके फेवर में नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना बल प्रयोग करते हुए बाल गंगाधर तिलक को जेल सजा सुनाई और 6 वर्षों की सजा सुनाई। राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। राजद्रोह का मुकदमा इसलिए चलाया गया क्योंकि स्वयं अंग्रेज अपने आप को यहां का शासक मानते थे, तो उनके खिलाफ जो बोला गया वह राजद्रोह, और इन्हें म्यांमार या की मांडले जेल में रखा गया। बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में रखा गया, जो वर्तमान म्यांमार में जहां भी भूकंप आया है ना, वहीं पर ये था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1908 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? ठीक है, और ये बंगाल विभाजन और दिल्ली दरबार दोनों घटनाएं एक ही हैं, क्योंकि जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, उसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा भी की गई थी। तो लॉर्ड कर्जन ने 1908 में जो यहां पर ये तारीख गलत है, 1905 में जो बंगाल विभाजन किया था उसे किस वर्ष रद्द किया गया? ए 1911 में, बी 1904 में, सी 1906 में और डी 1907 में। सही आंसर होगा ए, वर्ष 1911 में। ठीक है, वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करके कर दिया गया, लेकिन वैचारिक मतभेद तो हो ही चुके थे। और इसी समय जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, उनकी जो पत्नी थी ना जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश के महाराजा, और उनकी पत्नी जो है, उनका भारत आगमन हुआ था। तो उन्हीं के स्वागत में दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया, दिल्ली दरबार। और इसी दिल्ली दरबार में जो है बंगाल विभाजन को रद्द करके, इसका जो आक्रोश था ना, उसको समाप्त करने के लिए अंग्रेज सरकार ने यह फैसला किया। तो बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात भी इसी में घोषणा की गई थी। और इसी में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी, बहुत महत्वपूर्ण है ये दिल्ली दरबार जो है, इस दिल्ली दरबार में क्या क्या हुआ था? इसी दिल्ली दरबार में हम यहां पर लिख देते हैं, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द हुआ। ठीक है, राजधानी परिवर्तित हुई, कहां से कहां? कलकत्ता से
दिल्ली परिवर्तित हुई और जो जॉर्ज पंचम था इनका भारत आगमन हुआ और इसी समय जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय पर ही यहां पर जो अगला प्रश्न है, अब हम यहां नहीं बताएंगे, थोड़ा सा सस्पेंस हो जाएगा, तो अगला प्रश्न यहीं से आएगा, दिल्ली दरबार के समय पर ही, तभी आपको बताएंगे कि उस समय भारत का वायसराय कौन था और क्या घटना हुई थी, शायद आपको पता भी होगा। फिलहाल इसका आंसर 1911 है। ठीक है, अगला है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहां थी? पता है आपको, दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी और दिल्ली दरबार के द्वारा इसे कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया? दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, किस पर? इनमें से जब राजकीय प्रवेश यानी कि जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश के महाराजा थे, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी थी महारानी मैरी, जब ये दिल्ली में आए थे तो इनके स्वागत के लिए उस समय के तत्कालीन जो वायसराय थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनके लिए पूरा एक दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन किया, बहुत पैसे इस पर खर्च किए गए। ठीक है, और इससे नाराज होकर के भारत के लोगों ने उनके ऊपर बम फेंका। उनके जो आगे हम व्याख्या करेंगे, तो पहला तो इनका नाम बता दें कि वो कौन थे जिन पर बम फेंका गया था। राजकीय प्रवेश यानी कि बड़े शाही अंदाज में जब ये दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो उन पर बम फेंका गया। ए लॉर्ड कर्जन पर, बी लॉर्ड मेयो पर, सी लॉर्ड मिंटो पर, डी लॉर्ड हार्डिंग पर। तो सही आंसर होगा डी लॉर्ड हार्डिंग पर। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। कब फेंका गया? 23 दिसंबर 1912 को, जब दिल्ली में राजधानी स्थानांतरित हो रही थी। अनाउंसमेंट तो पहले कर दिया था, लेकिन राजधानी परिवर्तन का जो तारीख थी वो 23 दिसंबर 1912 तय की गई और उसी समय राजकीय प्रवेश के तौर पर ये जो लॉर्ड हार्डिंग है ये दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे और उसी समय जो एक तरह से समारोह हो रहा था, उसी समारोह में दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में ये जो है, नाम था इनका, ध्यान दीजिएगा, मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी, वसंत कुमार आदि जो क्रांतिकारी नेता थे, इन्होंने क्या किया? इन पर बम फेंका और बाद में ये पकड़े गए राष्ट्रवादी, उनको फांसी की सजा दी गई। हालांकि ये मरे नहीं, घायल हो गए, लेकिन एक विरोध, बड़ा विरोध प्रकट किया यहां पर भारत के राष्ट्रवादियों ने। तो ये इसका आंसर है, ये वही दिल्ली दरबार है जिसमें बंगाल विभाजन भी रद्द किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस का, भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम पहचानिए। किस क्रम से ये घटनाएं हुई हैं? पहला है इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना, दूसरा सूरत विभाजन, तीसरा बंगाल विभाजन, चौथा राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। बेहद सरल लग रहा है क्योंकि सबसे पहले सारी मुसीबत की जड़ ये थी, सबसे पहले ये हुआ है। ठीक है, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप मुस्लिम लीग की स्थापना कराई अंग्रेजों ने। ठीक है, फिर आगे चल करके मतभेद हुआ तो 1907 में सूरत विभाजन हुआ, फिर राजधानी परिवर्तन हुआ। तो चलो क्रम से लगा लो, क्या क्रम बन रहा है? पहले 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? सबसे पहले 3, उसके बाद 3 के बाद 1, उसके बाद फिर 2 और 4, 3, 1, 2, 4। चलो ढूंढो यहां पर 3, 1, 2, 4 मिल गया। रटने की जरूरत नहीं है, घटनाओं को जोड़ो, बहुत सरल तरीका आपको बता रहे हैं। यकीन मानो जो बच्चे इस तरीके को फॉलो कर रहे हैं वो कहते हैं मैडम आपने तो एकदम क्रांति ला दी इतिहास विषय में। जिस विषय को हम पढ़ते पढ़ते सो जाया करते थे, अब मजा आया जो हम यहाँ पर जरा सा भी आलस आए, क्योंकि घटनाएं आपस में जब जुड़ जाती हैं तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरी एकाग्रता के साथ आपको पढ़ना पड़ता है और लाइफ टाइम के लिए आपकी ये चीजें तैयार हो जाती हैं। और यहां पर ये क्रैश कोर्स की इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए, समय बहुत कम बचा है, अगर आप अभी भी इससे जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से इस कोर्स से जुड़ जाएं। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो यूपी टीजीटी पीजीटी मई और जून में एग्जाम हो रहे हैं उनको देने वाले हैं। 2022 की जो वैकेंसीज है, बहुत दिनों में मौका मिला है, मात्र 499 रुपीज में 65 डेज का जो लेक्चर है ये विद पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। डेली 1 बजे लाइव क्लास होती है, अगर आप मिस कर गए हैं तो पीडीएफ आपको सारे उसमें मिल जाएंगे। केवल 65 दिनों में संपूर्ण भारतीय इतिहास का संक्षिप्त अध्ययन कराया जा रहा है, क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। इनमें हर एक टॉपिक के लेक्चर और फैक्ट के साथ साथ मॉक टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसके लिए हमारा जो ऐप है साकेत सिविल सर्विसेज, इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। धन्यवाद।